हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी मस्त है, ज़बरदस्त है, स्वस्थ है। आज मैं लेकर आया हूँ एक शानदार वीडियो और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 2023-24 सत्र जो है उसके मॉडल पेपर का, और विषय है गणित। और यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इस पूरे वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें इस चैनल पे। तो आइए हम लोग बिना विलम्ब के समझते हैं। यह जो मॉडल पेपर आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, यह मॉडल पेपर जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद है उसके वेबसाइट पर जारी किया हुआ मॉडल पेपर है। और मैं आपको इस मॉडल पेपर को समझाने का प्रयास करूंगा, और आप अगर निरंतर इस वीडियो से बने हैं तो आप इस मॉडल पेपर को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अपने सिलेबस को काफ़ी अच्छे से तैयारी कर इस 2023-24 सेशन में होने जा रहे बोर्ड परीक्षा में बेहद ही अच्छा नंबर लाएंगे। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहें और इसको समझें। तो जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि सत्र 2023-24 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर कक्षा 10वीं विषय गणित। और इसमें समय की बात किया जाए तो समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक कितने की है, 70 की है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश का जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसको, वो तो 100 नंबर का होता ही है, उसमें से 30 नंबर इंटरनल एग्ज़ाम बेस्ड हो गया जिसे प्रोजेक्ट के नाम पे जाना जाता है। ठीक है, और उसमें से जो 70 नंबर है वो 70 नंबर पहले डिस्क्रिप्टिव होता था, यानी कि रिटन एग्ज़ाम के बेस पे होता था, जो कि अब 2 हिस्से में वो भी बँट गया है। उसमें से एक हिस्सा बहुविकल्पीय हो गया है और उसमें 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पीय आधारित। उसे आपको OMR सीट पे करना होता है। बाकी जो बच गए 50 नंबर 70 में से, उस 50 नंबर को आपको डिस्क्रिप्टिव बेस करना होता है, यानी कि रिटन बेस, आपको रिटन एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस चीज़ को। इसमें निर्देश लिख रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जो ये 3 घंटा 15 मिनट है, उसमें से जो 15 मिनट है वो आपको दिए जाएंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। बच के 3 घंटे, उस 3 घंटे में क्या क्या करना है उसको हम जानें, उससे पहले कुछ इसके सामान्य निर्देश दिए गए हैं, उसको समझते हैं। पहला कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसका जो सामान्य निर्देश है उसके सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। बात किया जाए इस गणित प्रश्न पत्र के, तो इसके 2 खंड है, एक का अ और एक का ब नाम है। तो इसके जो खंड अ है, उस खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। यानी कि आपको जो खंड ए करेंगे उसके 20 अंक के 20 प्रश्न होंगे और उनका उत्तर आपको OMR शीट पे देना होगा। ठीक है, और उसके बाद से जैसे OMR शीट पे मतलब आपको गोला लगाना होता है उसमें, कि एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होंगे, उस पे जो ऑप्शन सही होंगे उसी पे आपको गोला लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद से चौथा नंबर कह रहा है कि OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। यानी आपको जो OMR सीट मिलेगा उस पे अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर में गोला लगा रहे हैं ABCD में, तो आप उसे काटने का काम नहीं करेंगे और ना ही आप उसे इरेजर या वाइटनर का उसमें प्रयोग करेंगे। अगर आप उसको काट देते हैं या इरेजर का प्रयोग कर देते हैं या वाइटनर का प्रयोग कर देते हैं तो वो अमान्य हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि वो अगर आप काट दिए हैं उसमें कहीं पे और सही गोला पे ठीक लगाए हैं, बगल में काट दिए तो वो आपका गलत हो जाएगा। और एक चीज़ और होता है इसके साथ मैं बताते चलूँ कि अगर आप उसमें 2 ऑप्शन पे गोला लगा दिए तो उसका भी कोई मतलब नहीं होता है, वो भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद से जो 5th नंबर पॉइंट है, 5वां, ये कह रहा है कि दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। जो खंड ब आएगा उसमें 50 अंक का 50 मार्क्स का वर्णात्मक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी जिसको आपको कॉपी जो मिलेगी उस पर लिखना होगा आपको। ठीक है, 6 नंबर जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है, इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। यानी कि जो खंड ब है उसमें कुल 5 प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करना है। यानी कि
जो खंड आपको ब में जाएंगे, जब ब खंड को करेंगे तो उसके प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है, यानी कि उसमें जो 5 क्वेश्चन दिए गए उसमें भी खंड बनाए गए हैं, उसमें से आपको कितना करना है वो उसमें स्पष्ट लिख दिया गया। फिर से 8 नंबर कह रहे हैं प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कि जो भी प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्न का कितना अंक होगा वो उसके सम्मुख यानी उसके ठीक सामने अंकित कर दिया गया पेपर में। ऐसा करते हुए मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो प्रश्न जो है वो कह रहा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। यानी कि पेपर जो सॉल्व करने का प्रोसेस होता है वो आप प्रथम प्रश्न से आरंभ करना शुरू कर दीजिए, जो आ रहा है उसको आराम से करते जाइए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़िए, फिर से आगे वाले क्वेश्चन को देखिए, करते जाइए। कुछ देर बाद फिर से जो बच जा रहे हैं उस पर ट्राई कीजिए। ये नहीं कि जो नहीं आ रहा है उसी पे समय आप लगाते जा रहे हैं और फाइनली आपका समय कम पड़ जाता है। और उसके आगे देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आ रहे होते हैं और आप उसको स्किप करना पड़ जाता है आपको। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कर दीजिए और अंत तक करते जाइए, जो जो आ रहा है उसको आप करते रहिए और उस पर समय नष्ट मत कीजिए जो आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आइए देखिए खंड अ प्रारंभ हो रहा है और खंड अ में क्या क्या है। बहुविकल्पीय प्रश्न। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जो 1 से लेकर 20 तक दिया है, जिसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे दिए जाएंगे। ठीक है, और उसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जैसा कि आप इस प्रथम क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। खंड अ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। और देखिए इस क्वेश्चन के आगे यहाँ पे इसका मार्क जो है अंक कितने का है, 1 नंबर का है, तो इसको अंकित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है पहला 20, दूसरा 15, तीसरा 180, चौथा 36। अब इसमें जो सही रहेगा उस पर हमको क्या करना होगा, टिक लगाना होगा। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करके सॉल्व करेंगे तो आप जानते जाएंगे इसका आंसर। तो अगर आप हर चैप्टर को अच्छे से अभ्यास किए हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको एमसीक्यू में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, इसके बाकी प्रश्नों को समझते हैं, हम लोग देखते चलते हैं। तो देखिए इसके आगे का जो प्रश्न है वो कैसे क्या क्या है उसको समझिए। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। शून्येतर परिमेय संख्या समझना पड़ेगा कि आपको पहले बात यह है कि मैथ्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि उसमें जो क्लू वर्ड होते हैं, की वर्ड जिसको कहा जाता है, जो की वर्ड होते हैं उसका मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है तो लगभग आप अच्छा खासा 90% निपटा सकते हैं प्रश्नों को। ठीक है, तो शून्येतर और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो बात किया जाए शून्येतर की, तो शून्येतर मतलब शून्य से आगे की ओर जो संख्या आती है। ठीक है, यानी जो शून्य न हो, तो शून्य के आगे जो शून्येतर होती है उसे उस शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या या एक। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा उसको आप क्या करेंगे कि उसमें जो OMR होगा वहाँ पे ABCD करके लिखा होगा, उसके हिसाब से आप उसमें टिक लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। ठीक है, ये रेखा युग्म समीकरण उठा दिया गया, यानी कि रैखिक समीकरण जो होते हैं उसमें आपके एक होता है रैखिक युग्म, यानी कि उसमें 2 चर का प्रयोग किए जाते हैं। तो वो 2 चरों वाले के रैखिक समीकरण युग्म जो चैप्टर है उससे लिया गया है क्वेश्चन। तो कह रहा है रेखा समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। तो इसके हल क्या होंगे, तो इसमें कह रहा है कि केवल एक अद्वितीय हल या अपरिमित रूप से अनेक हल या कोई हल नहीं या 2 हल होंगे। तो जब आप इसको ध्यान से इस पे वर्क करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और आपने इसमें पढ़ा होगा कि जो रैखिक युग्म होते हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है, समांतर होती हैं तो क्या होता है, और संपाती होती हैं तो क्या होता है।
तो इसके बारे में थोड़ा सा जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको सारा डेटा फटाफट जानकारी में आता जाएगा। चौथा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो कई कुछ क्वेश्चंस ऐसे हुआ करते हैं जिसके ऑप्शन से ही उसका वर्क किया जाता है तो उसके आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे इसके ऑप्शन में 13, 65, 875, 1750 दिया है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका आंसर चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए पूछा ही है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 125 को विभाजित किया जाए तो क्रमशः शेषफल क्या है, 5 और 8 है। 13 से भाग देख के देखिए, 65 से देखिए, 875 से देखिए, 1750 देखिए और इस तरह ट्राई कीजिए कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। 3 के प्रथम 5 गुणजों यानी 3 का टेबल 5 में पढ़िए और जितना आ रहा है उसको योग करके देखिए कितना आ रहा है। तो ऑप्शन में 45, 55, 65 और 75 है। इसका भी अंक 1 है। यानी कि जितने भी MCQ क्वेश्चन है उन सब का जो अंक निर्धारित है वो 1-1 करके दिया हुआ है। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है, इसके बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें कह रहा है कि दिए गए समीकरण के विविधकर 0 से कम है। अब जब आप इसका विविधकर निकालेंगे और विविधकर का फार्मूला क्या होता है, तो b² - 4ac, तो उससे आइडिया आपको लग जाएगा। समीकरण के कोई मूल अवास्तविक नहीं है, समीकरण के विविधकर 0 है और डी दिया है समीकरण के मूल अवास्तविक है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। इस ABCD में से कौन कौन सा सही है उसको आपको बतलाना है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए। तो इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें दिया है पहला में A और B सही है, A और D सही है, C और D सही है और केवल A सही है। तो जब आप विविधकर का फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसको समझेंगे उसमें क्या क्या आ रहा है तो उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिर से 7 नंबर क्वेश्चन है। AOBC एक आयत है जिसकी 3 शीर्ष A03, O03 और B50 है। तो इसका विकर्ण है, तो इसका विकर्ण बताना है आपको। ये उठाया गया है निर्देशांक ज्यामिति से। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये द्विघात समीकरण से उठाया हुआ क्वेश्चन है। और किसी द्विघात समीकरण का कोई एक मूल आपको ज्ञात हो और उसमें k या कोई अचर पद को पूछता है तो उसी मूल को उसमें रख दीजिए x के जगह पर, पक्षांतर करके हल कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। ये त्रिभुज वाला चैप्टर जो है उससे ले लिया गया। तो उसके क्या वजह होता है, यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। हालांकि वे त्रिभुज समरूप होते हैं जिनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो यानी समानुपाती में हो, तो वे क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। इस हिसाब से इसके आंसर क्या होगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ठीक, मैंने तो इसको बता दिया आपको। हालांकि इसको प्रैक्टिस किया जाए और इसको अगर आप करते हैं तो सारा चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C = 90 अंश, AC = 3 सेंटीमीटर और BC = 4 सेंटीमीटर है तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप है। तो ये आपका माध्यिका की माप पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपका त्रिभुज वाले चैप्टर से ही लिया गया क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए और आसान होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद से देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है जो 11 नंबर। यदि साइन थीटा - कॉट थीटा = 1 है तो साइन टू द पावर ऑफ 4 थीटा प्लस कॉट टू द पावर ऑफ 4 थीटा का मान होगा। तो साइन थीटा - कॉट थीटा = 1 दे दिया है और साइन टू द पावर ऑफ 4 थीटा प्लस कास्ट टू द पावर ऑफ 4 थीटा का मान पूछा है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। तो ये क्वेश्चन आपको उठाया है त्रिकोणमिति से। और इसके बाद वाला जो 12 नंबर क्वेश्चन है, साइन 2a = 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है। तो इसमें a का मान बताना है। ठीक है, यदि 4 tan थीटा = 3 है तो यहाँ पे 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर है, इसके मान ज्ञात करना है। सेक a + tan a इंटू 1 - sin a का मान होगा, तो इसको बतलाना है। तो इसके भी ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इस पर देखा जाए तो 11, 12, 13, 14 इस 4 क्वेश्चन MCQ लिया गया है त्रिकोणमिति से। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 15 कह रहा है कि यदि त्रिज्या
7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है। यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और उस वृत्त के एक त्रिज्यखंड का जो कोण है वो 60 अंश है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? फार्मूला लगाइए, आंसर लगाइए। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से इसमें समझाया है। उसके बाद से पूछ रहा है एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। सुराही में क्या क्या होता है? यानी कि ऊपरी हिस्सा बेलन के जैसा होती है, निचली हिस्सा गोला के जैसे होती है। तो किसका किसका है तो वो बतला देना है। एक गोला और एक बेलन का क्या है? संयोजन है। संयोजन यानी कम्बिनेशन की बात कर रहा है। इसके बाद से देखिए 16 नंबर क्वेश्चन के बाद से आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। माध्य सांख्यिकी से उठा दिया ये क्वेश्चन। फिर से आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी। ये भी आपका सांख्यिकी चैप्टर से उठाया है। फिर से यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक कितनी है? 45 है, तब माध्यिका होगी। तो उसकी माध्यिका को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग दिया है, 32 होगी, 33 होगी, 34 या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका ये एक फार्मूला होता है, माध्य बराबर निकालना हो तो बहुलक और माध्यिका के साथ क्या संबंध होता है, तो वो फार्मूला आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो माध्य दिया है, बहुलक दिया है और माध्यिका दिया है। आप उस फार्मूले को याद कीजिए, माध्य बहुलक और माध्यिका में क्या संबंध होता है। अगर उसको याद है तो आराम से इसको कर सकते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होती है। ये आपके प्रायिकता चैप्टर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके 20 क्वेश्चन जो अभी आपने देखा, ये 20 क्वेश्चन आपके बने हैं खंड अ के। और खंड अ के जो 20 क्वेश्चन है इसको करना किस पे है? OMR सेट पे करना है। उसके बाद से जब खंड ब स्टार्ट होगा तो खंड ब का जो पहला प्रश्न है उसमें कह रहा है सभी खंड कीजिए। यानी कि इसमें सभी खंड को करना है, जिसमें आपके क ख ग और आगे भी दिया हुआ है। तो क ख ग में 3 क्वेश्चन यहाँ से और इसके सामने क्वेश्चन का अंक निर्धारित है 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। इस प्रकार से खंड क के जो कुल प्रश्न है उसकी संख्या देखिए कितनी हो रही है। तो खंड क के कुल प्रश्नों की संख्या आपकी हो रही है 4 तक। ठीक है, इसकी कुल संख्या हो रही है 4। देखिए उधर अभी आपने पीछे देखा कि ग तक देखा था, यहाँ पे घ अंग और च दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टोटल 6 प्रश्न हो रहे हैं और हर प्रश्न के 2-2 अंक है। तो 6 दूनी कितने हो जाएंगे? 12। तो 12 अंक यहाँ से आपको मिल जाएंगे और इसमें सभी खंड करना है, क ख ग घ करके पूरे खंड को करना है। इसमें देखिए माध्यिका का भी क्वेश्चन दिया है, निर्देशांक ज्यामिति से उठाया हुआ कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, और बीजगणित का क्वेश्चन पीछे अभी आपने देखा। तो इस हिसाब से आपके 6 क्वेश्चन आ जाएंगे प्रथम प्रश्न में खंड ब के। उसके बाद से जो दूसरा क्वेश्चन है कह रहे निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यानी कि इस वाले में 6 क्वेश्चन दिया क से लेकर च तक और इसमें से कोई 5 क्वेश्चन आपको हल करना है। कितने करना है? 5। इसलिए यहाँ पे जो मैं हाईलाइट किया हूँ कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो ध्यान से पढ़ना है कि 5 खंड करना है, मतलब इसमें जो क्वेश्चन की संख्या टोटल 6 है और इस 6 में से करने कितने? 5 है। और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 4-4 मार्क्स का है। तो 5 करेंगे तो 4 बचे 20 हो जाएंगे। इसके बाद से जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा में देखिए क्या क्या है। तीसरा में 2 प्रश्न है अथवा करके यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे पहला प्रश्न का 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। ये 6 नंबर का प्रश्न है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तीसरे क्वेश्चन का तो अथवा करके दिए, दूसरा ये कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक करना होगा आपको। तीसरे में 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक करना होगा, 6 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से आपके चौथे क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है अथवा करके दिया हुआ है, इसमें से भी दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा, 6 मार्क्स होंगे। और ठीक इसी प्रकार से इसके आगे का जो प्रश्न 5 नंबर है उस 5 नंबर में भी आपके टोटल कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हैं। ये विस्तृत है, बड़ी क्वेश्चन है थोड़ा।
और इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। और इसमें से भी 2 में से कोई एक ही करना है, अथवा कर दिया यहाँ भी 6 नंबर का ये भी है। तो 6 तिया 18 नंबर यहाँ से, और इसके पहला क्वेश्चन तो 12 नंबर, 18 12 30, और जो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 6 में से 5 करना है वो है आपके 20 नंबर के। तो टोटल हो गए 50, यानी कि आपको 50 नंबर जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको आप कॉपी जो मिलेगा उस पर सॉल्व करके दिखाएंगे, यानी कि उस पर लिखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये रहे गणित के मॉडल पेपर। और जो भी प्रश्न है काफ़ी आसान तरीके से दिया हुआ है। इस लेवल का आप क्वेश्चन देखिए, समझिए ध्यान से। अगर ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तो ये बड़ी आसानी से आपको तैयार हो जाएगी। और अभी भी आपके पास प्रॉपर समय है, अगर आप कंटिन्यू पूरे ऊर्जान्वित तरीके से अगर जुड़ते हैं मैथ्स सब्जेक्ट को लेकर के। हालांकि नए सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में काफ़ी चीज़ें कटौती की गई है, उस हिस्से को अगर आप लेकर के देखते हैं ध्यान से, और जितना सिलेबस में दिया हुआ है उतनी की तैयारी अगर आप बढ़िया से करते हैं तो आप बहुत अच्छे से नंबर लेकर आएंगे। और अभी भी आपके पास बहुत समय है, अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हैं बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के, तो अगर आज वीडियो देख रहे हैं और आप आज ही से एक्टिव हो गए, सक्रिय हो गए, तो बोर्ड एग्ज़ाम के आने के समय तक आप इसकी काफ़ी अच्छे इस तरीके से तैयारी कर लेंगे और आपका इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।